नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, विगत कई दिनों से दो तीन जिज्ञासाएं मेरे पास आ रही हैं। एक तो ये कि पीजीटी, टीजीटी और इससे संबंधित और भी जो परीक्षाएं हैं जैसे नेट, जेआरएफ, और जो लोग स्वतंत्र रूप से आईएएस पीसीएस दे रहे हैं, पीसीएस में चाहे वो बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, जेपीएससी हो, कई बार आप हिमाचल पीसीएस दे आते हैं, उत्तराखंड पीसीएस। तो इन सभी परीक्षाओं को लेकर के जो हिंदी साहित्य की तैयारी है उसे कैसे हम इंटीग्रेटेड करें, एकीकृत करें। आप में से कई लोग अपनी एक समस्या ये रखते हैं कि जो पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ या ग्रेड एग्जाम्स हैं, राजस्थान आरपीएससी की जो परीक्षा आप लोग देते हैं, तो उसमें तो जो परीक्षाएं हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं और आईएएस पीसीएस में सब्जेक्टिव हैं। कई राज्यों में पीजीटी सब्जेक्टिव है। देखिए, ये वास्तव में एक थॉट प्रोसेस है या ऐसा मान लें कि तैयारी की एक रणनीति है। मान लीजिए किसी टॉपिक को हम खूब ढंग से पढ़ गए, तो यदि हम किसी टॉपिक को ढंग से पढ़ गए, जैसे मान लीजिए आचार्य शुक्ल को आपने बहुत अच्छी तरह तैयार कर लिया, आचार्य शुक्ल को बहुत अच्छी तरह तैयार किया तो आप आईएएस की मुख्य परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं, पीसीएस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। सब्जेक्टिव या जो बड़े प्रश्न हैं या जिनको हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं, आप उनको बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। जैसे आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि पर लिख सकते हैं, प्रश्न आए तो। आचार्य शुक्ल की निबंध दृष्टि पर आप लिख सकते हैं। आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर लिख सकते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, खास करके आप लेक्चररशिप की कोई परीक्षा देते हैं, पीजीटी, टीजीटी जो भी हो, नेट, जेआरएफ, आप ऐसी परीक्षाएं देते हैं। हाल में देखें तो झारखंड पीसीएस के लिए ऐसी परीक्षाएं निकली हैं, उत्तराखंड के लिए निकली हैं, उत्तर प्रदेश के लिए आप दे रहे हैं, यहाँ तक कि जीआईसी वगैरह भी आप देते हैं। तो क्यों ना आप उस प्रक्रिया को समझना चाहते हैं या उसकी शुरुआत क्यों नहीं आप करना चाहते, जिससे सभी परीक्षाएं एक साथ दी जा सकती हैं। देखिए, बड़ा सीधा सा मामला है कि यदि आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे, अच्छी ऑथेंटिक किताबों को आप पढ़ेंगे, तो उसमें सारी बातें निकल करके आती हैं। अब जैसे सीधा प्रश्न था कि भाई शुक्ल जी पर यदि प्रश्न आए तो हम क्या करें। फर्ज कीजिए शुक्ल जी की निबंधात्मक दृष्टि, इतिहास दृष्टि, उनकी साहित्य दृष्टि, आलोचना दृष्टि, सबको आपने पढ़ना शुरू किया, तो ये देखेंगे कि एक समग्रता में सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद जो वनडे एग्जाम्स हैं या जो ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं हैं, उनको कैसे टेकल करें, तो एक बार याद करने का अर्थ ही है। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न आ जाए कि शुक्ल जी ने साहित्य में अर्थ को महत्व दिया या बिंब को महत्व दिया, तो निश्चित तौर पर आचार्य शुक्ल को जब हम पढ़ते हैं तो ये रटने की आवश्यकता नहीं है कि शुक्ल जी कहते हैं कि वही कविता पूरी तरह से जेहन में बैठ सकती है, उसी कविता को पूरी तरह समझा जा सकता है जिसमें अर्थ की जगह बिंब हो। बिंब है क्या? किसी भी वस्तु को बिंब कहते हैं।
इसकी जो छाया बनती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। बिंब का अर्थ ही है किसी भी चीज को मूर्त रूप में समझना, यानी बिंब का अर्थ भावों का मूर्तिकरण। बिंब का अर्थ क्या होता है दोस्तों? भावों का मूर्तिकरण, या यूं कहें कि किसी भी भाव को, किसी भी कविता या किसी भी साहित्य को जब हम इंद्रियों के माध्यम से समझें तो उसे ही बिंब कहते हैं। इंद्रियों की संख्या कितनी है? 5। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो बिंब के भी कितने भेद हैं? 5। यानी वह कविता जिसे हम आंखों से देखने की कोशिश करें, ऐसा लगे उसके भाव कान से सुनाई पड़ रहे हैं, उसके भावों को त्वचा से हम स्पर्श करने की कोशिश करें, नाक से घ्राण या सूंघ सकें, उसका हम स्वाद ले सकें, एक ऐसा भाव जिसे देख सकें, छू सकें, सुन सकें, उस पर कुछ कह सकें, स्पर्श कर सकें, उसका स्वाद, उसका आस्वादन कर सकें। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि साहित्य में बिंब प्रधान होता है। वही कविता या वही साहित्य अपना संपूर्ण अर्थ दे सकते हैं जिसमें अर्थ की जगह बिंब को महत्व दिया जाए। अब प्रश्न आए कि शुक्ल जी ने इनमें किसे महत्व दिया? अर्थ को या बिंब को? दोनों को या बिंब को अधिक महत्व दिया? एक्सर्शन रीजन के भी प्रश्न आते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि आपसे एक प्रश्न आ जाए कि आचार्य शुक्ल की कविता में नाद सौंदर्य या ध्वन्यात्मकता को किस रूप में देखने की कोशिश की गई? याद रखिए, नाद सौंदर्य या ध्वन्यात्मकता किसी भी वस्तु या किसी भी बिंब से निकलने वाली ध्वनि, निकलने वाली आवाज। कई कविताएं आपने सुनी होंगी, कई गीत आप सुने होंगे, जैसे छुक 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 रेलगाड़ी, 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 ये उसकी एक ध्वनि है। रेलगाड़ी की ध्वनि कैसे निकलती है? छुक छुक छुक। जैसे और भी कई गीत सुने होंगे आप, पायली रुंझुन रुंझुन, या चूड़ी बजी है कहीं दूर, छन छन खन खन। किसी भी वस्तु से जो ध्वनि निकलती है उसे ही ध्वन्यात्मकता कहती हैं, उसे ही नाद सौंदर्य। वास्तव में ये नाद पे जो बिंदी है ये गलती से डाल दिया है मैंने, नाद सौंदर्य, बिंदी नहीं है, नंद हो जाएगा, और नांद कोई शब्द नहीं ऐसा। तो नाद यानी ध्वनि, इस ध्वनि के या ध्वन्यात्मकता के सौंदर्य से कोई भी कविता लयात्मक हो जाती है, कोई भी रचना या साहित्य संगीतात्मक हो जाती है। और याद रखिए, संगीत को या गीत को हम गुनगुना सकते हैं, जुबान पे गीत बैठ जाता है। इसीलिए ऐसी कविताएं जो नाद सौंदर्य से जुड़ी हैं लंबे अरसे तक याद रहती हैं। माँ की सुनाई हुई लोरी अब तक हम भूले, जो गीत प्रचलित होते हैं लोक प्रचलित, क्या उन्हें हम भूल गए? कई फिल्मों के बहुत मशहूर गीत, चूँकि हम उन्हें गुनगुनाते हैं, उनमें लयात्मकता है, उनमें नाद सौंदर्य है, इस वजह से हम उन्हें भूलते नहीं। तो शुक्ल जी कहते हैं कि कविता या साहित्य में नाद सौंदर्य इसलिए जरूरी है क्योंकि साहित्य इससे दीर्घ काल तक जीवित रहता है। क्या कहते हैं साहित्य? कि साहित्य को या कविता को दीर्घायु बनाने के लिए नाद सौंदर्य जरूरी है। क्या जरूरी है? नाद सौंदर्य। अब ऐसे ही मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या शुक्ल जी सिर्फ कला पक्ष के पक्षधर थे या शुक्ल जी भाव पक्ष के भी पक्षधर थे? तो याद रखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि साहित्य या कविता वह है जिसमें
भाव भी सशक्त हो, कला भी सशक्त हो। इसलिए शुक्ल जी तुलसीदास की प्रशंसा करते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि कविता में कलात्मकता या कला पक्ष इतना अधिक न हो कि उससे भावों की हत्या हो जाए। कला पक्ष भी जरूरी है और भाव के चित्रण में कहीं इतनी शुष्कता न आ जाए कि कला मूल्यों की हत्या हो जाए। यानी कला पक्ष भाव पक्ष दोनों के सामंजस्य की बात करते हैं। यही वजह है कि रीतिकाल के कवियों जिन्होंने सिर्फ कला पक्ष को महत्व दिया, उनकी कविताओं को शुक्ल जी बिल्कुल पसंद नहीं करते। और द्विवेदी युग के कवियों ने सिर्फ भाव पक्ष पर ध्यान दिया और इसीलिए शुक्ल जी ने कह दिया कि इनकी कविताएं इतिवृत्तात्मक हैं। अर्थात शुक्ल जी मानते हैं कि भाव पक्ष के चित्रण में कला मूल्यों की भी हत्या न हो और कला मूल्यों के उद्घाटन में भावों की भी उपेक्षा न हो, दोनों का सामंजस्य हो। अब देखिए, ये सब्जेक्टिव तैयारी करेंगे तब तो जाकर के आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की भी चर्चा कर पाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए कि पूछ लिया जाए कि क्या आचार्य शुक्ल उक्ति वैचित्र के पक्षधर थे। इसको ऐसे समझिए, क्या शुक्ल जी वक्रोक्ति के पक्षधर थे। बहुत से लोग बिना सोचे समझे ये उत्तर दे आते हैं नहीं थे। 4 ऑप्शन है, थे नहीं थे, मानते थे नहीं मानते थे, या किसी प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्नों में आ जाए, वैकल्पिक प्रश्नों में। याद रखिए, शुक्ल जी वक्रोक्ति या उक्ति वैचित्र के विरोधी नहीं थे, पक्षधर थे। परंतु उनका तर्क था कि वह वक्रोक्ति या वह उक्ति वैचित्र या कविता में वह चमत्कार, विचित्र उक्ति, चमत्कार उत्पन्न करने की शैली, शुक्ल जी के लिए वही विचित्र उक्ति या उक्ति वैचित्र या चमत्कार प्रिय है जहां शुक्ल जी ने माना कि वह भाव प्रेरित हो, बुद्धि लगा करके यदि कोई चमत्कार उत्पन्न करे तो शुक्ल जी उसके विरोधी थे। कहते थे कि जो चमत्कार कविता में बुद्धि प्रेरित हो वह चमत्कार नहीं है, इसीलिए शुक्ल जी उसके विरोधी। केशव की कविता में चमत्कार को देखते हैं, बिहारी की कविता में उक्ति वैचित्र या चमत्कार को देखते हैं, लेकिन मानते हैं कि ऐसे रीतिकाल के दरबारी कवियों ने बुद्धि की प्रेरणा से चमत्कार उत्पन्न किए। इनकी कविता में अभिव्यक्ति मुख्य है, अनुभूति नहीं है। इसीलिए ऐसे उक्ति वैचित्र को जो बिहारी में हो, केशव में हो, उसे शुक्ल जी पसंद नहीं करते। और यही वजह है कि उन्होंने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा। क्या कहा? कठिन काव्य का प्रेत। लेकिन शुक्ल जी तर्क देते हैं कि जिस कविता में चमत्कार या उक्ति वैचित्र हो और वह भाव प्रेरित हो, इसीलिए सूरदास की कविता में कहते हैं कि जो चमत्कार है या उक्ति वैचित्र है वह भाव प्रेरित है, भावना से प्रेरित है। सूरदास ने अपनी कविता में अलंकारों का प्रयोग किया, चमत्कार का प्रयोग किया, लेकिन भावनाओं से प्रेरित होकर, विह्वल होकर, वियोग के वर्णन में, श्रृंगार के वर्णन में, वात्सल्य के वर्णन में। तो शुक्ल जी हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि वास्तव में कविता की कसौटी क्या होनी चाहिए, साहित्य की कसौटी क्या होनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने तर्क दिया कि साहित्य की कसौटी यदि गद्य है तो गद्य की कसौटी निबंध है। माना उन्होंने अर्थ नहीं बिंब चाहिए, माना उन्होंने कि भावनाओं से प्रेरित चमत्कार चाहिए। उनका तर्क था कि दोनों में सामंजस्य चाहिए, भावों में और कला मूल्यों में।
उनका तर्क था कि बिंब प्रधान साहित्य होना चाहिए, और इसीलिए कुल मिलाकर के कह दिया उन्होंने कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, और कविता पर कहा कि कविता मनुष्य को मानवता की उच्च भूमि में पहुंचाती है। करेक्ट है। तो जो लोग भी आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही नेट जीआरएफ वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल घबराएं नहीं। एक साथ एक इंटीग्रेटेड तैयारी करें, टेक्स्ट किताबों को पढ़ें। सारी परीक्षाएं, चाहे आईएएस पीसीएस हो, आप जीआईसी दे रहे हों, आपका मन हो जाए पीजीटी टीजीटी नेट जीआरएफ देने का, आप वो भी दें। चाहे आप टीजीटी पीजीटी दें, नेट जीआरएफ दें, ग्रेड एग्ज़ाम दें, आईएएस पीसीएस, पढ़ना तो पड़ेगा आपको टेक्स्ट। और किसी अच्छे शिक्षक को सुना कीजिए, जिसका थोड़ा बहुत अनुभव हो, अधिक, जो विषय को गहराई से जानता समझता हो, तब जाकर के बात बनेगी। यानी जो लोग ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं वो भी टेक्स्ट की शरण में आए, जो सब्जेक्टिव दे रहे हैं वो भी टेक्स्ट की शरण में आए। मेहनत का कोई विकल्प और शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहिए, आनंद लेते रहिए और खूब मज़े मज़े आराम से परीक्षाओं को पास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।